है ना। अब देखते हैं, अब इनका इतिहास हम भारत में देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, 4 भाषा परिवार का प्रयोग भारत में होता है, हमने देखा। तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, आर्य भाषा परिवार का, और हिंदी इसी आर्य भाषा परिवार से निकली है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आर्य भाषा परिवार। अब मैंने बताया कि आर्य भाषा परिवार जो है वो केवल भारत में नहीं है, वो और कहाँ है, यूरोप के क्षेत्र में भी है और भारत के क्षेत्र में भी है। तो भारत के क्षेत्र में जो आर्य भाषा परिवार है उसको हम क्या नाम देते हैं, भारतीय आर्य भाषा, आर्य है ना, हाँ, आर्य भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार नाम देते हैं। तो अब देखो, भारतीय जो आर्य भाषा परिवार है उसका प्रयोग अभी नहीं हो रहा है, 5000 साल पहले से हो रहा है। हो सकता है उससे पहले से हो, लेकिन हमें जहाँ तक का पता है वो लगभग 5000 साल पहले का है ना। तो देखते हैं, इसी को हम देखते हैं सबसे पहले कि भारतीय आर्य भाषा परिवार में प्राचीन काल में, तो यहाँ तक ये वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ये किस में आते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, कौन कौन से, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय क्या था, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इनमें क्या लिखे गए, तो वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद लिखे गए वैदिक संस्कृत में। फिर धीरे धीरे जैसे ही विस्तार होता गया उस भाषा का, वैदिक संस्कृत का, तो जैसे ही भाषा का क्षेत्र बढ़ते जाता है उसका रूप सरल होते जाता है। कोई भी भाषा, उसका क्षेत्र यदि बढ़ते गया तो आम जनता तक पहुंचती है, शिष्ट जनता से, पढ़े लिखे जनता से आम जनता तक पहुंचती है और वह सरल होते जाती है। तो ऐसे ही वैदिक संस्कृत जब सरल हुई तो किस में परिणत हुई, लौकिक संस्कृत में। तो कोई भी भाषा जब पहले सरल होती है तो उसका रूप बिगड़ता है, फिर उसको स्थायित्व देने के लिए अलग अलग व्याकरणाचार्य क्या करते हैं, व्याकरण का निर्धारण करते हैं और फिर उसको सुसज्जित करते हैं। शुरू में वो बिगड़ा हुआ चलता है, फिर उसको एक व्याकरण में ढाला जाता है ताकि वह सुसज्जित हो सके। तो ऐसे ही लौकिक संस्कृत जो बिगड़ा हुआ था वैदिक संस्कृत से, उसको सुसज्जित करने के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। उसके अलावा पतंजलि ने भाष्य भी लिखा। ठीक है, तो पतंजलि और पाणिनि, इन लोगों ने संस्कृत व्याकरण को, और भी कई व्याकरणाचार्य हुए जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण को, लौकिक संस्कृत के व्याकरण को स्थायित्व देने का प्रयास किया। लौकिक संस्कृत का समय क्या था, तो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ध्यान रखना ये ईस्वी पूर्व है ना, ईस्वी पूर्व जानते हैं, मतलब सन, जो सन अभी हम पढ़ते हैं उसके शुरू होने से पहले, कितना पहले का है, और ईस्वी मतलब उससे आज तक। ठीक है, तो हाँ, इसका समय क्या है, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। लौकिक संस्कृत में क्या रचे गए, तो रामायण, महाभारत और पुराण, ये सब इसमें रचे गए। इसके अलावा और भी कई ग्रंथ। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत का समय क्या था, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। लौकिक संस्कृत का समय क्या था, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, तो अब पूरा लिखना होगा, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, है ना। ये पूरा आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब अगला हम आते हैं, जब लौकिक संस्कृत और फैला, आम जनता तक और पहुंची, उसका और विस्तार हुआ, तो उसका रूप और क्या हुआ, बिगड़ा, उसका रूप और बिगड़ गया। तो जब उसका रूप बिगड़ गया तो अब इसे हम क्या कहने लगे, पाली कहने लगे। क्या कहने लगे, पाली। और ये जो 3 हैं यहाँ तक, ये क्या कहलाते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहलाते हैं। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत का जो रूप बिगड़ा तो क्या हुआ, वह पाली हुआ। इसीलिए पाली को क्या कहते हैं, प्रथम देश भाषा कहते हैं, क्योंकि ये आम जनों की भाषा थी। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने
पाली भाषा में ही लोगों को उपदेश दिया था। इसीलिए पाली का ज़्यादा विस्तार हुआ और बाद में पाली के भी व्याकरण लिखे गए और उसे स्थायित्व मिला। इस पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत मतलब जो अपने आप क्या हो जाता है, जनता के अनुरूप चेंज हो जाता है, वो प्राकृत है। ठीक है, तो ये प्रथम प्राकृत है जो जनता के अनुरूप चेंज हो गई। ये अभी भी कठिन थी, वैदिक संस्कृत ज़्यादा कठिन, लौकिक संस्कृत थोड़ा कम कठिन, लेकिन पाली क्या हो गया, सरल हो गया। ठीक है, तो ये इसका समय क्या है, तो 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन के प्रारंभ तक। 500 ईस्वी पूर्व में ये खत्म हुआ, तो 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन के प्रारंभ तक क्या था, पाली भाषा का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, अगला हम देखते हैं पाली का जब और रूप बिगड़ा तो वो क्या कहलाया, प्राकृत। ये ईस्वी सन के प्रारंभ से 500 ईस्वी तक रहा। महावीर स्वामी, जैन धर्म के महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों आदि लोगों ने प्राकृत भाषा में क्या किए, अपने उपदेश दिए। ठीक है, इसे द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भी कहते हैं। फिर जब प्राकृत का और रूप बिगड़ा, मतलब अब क्या हो रहा था, ये भाषा जो है उत्तर पश्चिम से, भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे बढ़ रही थी उसका रूप क्या हो रहा था, सरल हो रहा था। तो वैसे ही जब प्राकृत का रूप बिगड़ा तो उसे क्या कहा गया, अपभ्रंश। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका समय क्या था, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश का समय था। ठीक है, इसे तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश को क्या कहते हैं, तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ। तो ये तीनों जो हैं वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हैं। अब अपभ्रंश से जो भाषाएं निकली उनको हम क्या कहते हैं, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अपभ्रंश, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि 1000 ईस्वी में अपभ्रंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है ना। अपभ्रंश का प्रचलन रहा, साथ ही आधुनिक भाषाएं भी जन्म लेती रहीं और दोनों के मिश्रित रूप में साहित्य की रचना हुई। कब से कब तक, 1000 ईस्वी से लगभग 1400 ईस्वी तक। तो इस बीच के समय को क्या कहते हैं, अवहट्ट का समय कहते हैं। अवहट्ट भाषा, अवहट्ट का अर्थ भी होता है बिगड़ा हुआ। जैसे अपभ्रंश का अर्थ बिगड़ा हुआ होता है, वैसे ही अवहट्ट का अर्थ भी क्या होता है, बिगड़ा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश और 1000 ईस्वी से लगभग 1400 ईस्वी तक अवहट्ट का समय है। अवहट्ट में क्या हुआ, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के मिले जुले रूप में साहित्यों की क्या हुई, रचना हुई। तो उस समय को अवहट्ट का समय कहते हैं, और जबकि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच को अपभ्रंश का समय कहते हैं, अपभ्रंश काल कहते हैं। ये हिंदी साहित्य का जब इतिहास हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर में है, हमारे मतलब सिलेबस में है, तो वहाँ भी देखेंगे। ठीक, अब देखते हैं ये अपभ्रंश जो है, प्राकृत से जब अपभ्रंश भाषा बनी तो ये अपभ्रंश के 7 रूप थे। ठीक है, अपभ्रंश के क्या थे, 7 रूप थे। पहला था सौरसेनी अपभ्रंश। सूरसेन नाम के एक राजा हुए, उनका एक जनपद हुआ, जैसे आज जिला है वैसे उनका एक जनपद था, राज्य था। तो उनके नाम पर उसको सूरसेन जनपद कहते थे और उसी के नाम पर उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, सौरसेनी। तो वहाँ जो अपभ्रंश का रूप था उसे हम क्या कहते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है, तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, सूरसेन का क्षेत्र कहलाता है, उसे सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग, इस तरफ जो अपभ्रंश का रूप था उसे हम सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। अब सौरसेनी अपभ्रंश से आधुनिक काल में किन भाषाओं का उदय हुआ जिनका आज भी क्या है, प्रचलन है। तो देखते हैं, पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी और फिर गुजराती, 3 का जन्म हुआ। किसका, सौरसेनी अपभ्रंश से, मतलब 1400 ईस्वी तक 1000 ईस्वी तक क्या चलता रहा, अपभ्रंश चलता रहा। 1000 से 14
तक 1400 ईस्वी तक अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं का मिश्रण हुआ। फिर 1400 के बाद आधुनिक भाषाओं ने स्पष्ट रूप से जन्म लिया। तो उन्हीं में किनका किनका जन्म हुआ आधुनिक काल में? पश्चिमी हिंदी का, सौरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का और गुजराती का, इन तीन का जन्म हुआ। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये हम देखते हैं, है ना। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, ठीक, ये आपने सुना ही होगा ब्रजभाषा, सूरदास ने जिसमें रचना की है। फिर खड़ी बोली या कौरवी, बुंदेली या बुंदेलखंडी, कन्नौजी, हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली आती है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है राजस्थानी, तो राजस्थानी में आता है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, भीली, ठीक, फिर गुजराती। सबको हम देख लेते हैं, फिर इनकी लिपि भी देखेंगे, वो भी जरूरी है, पहले तो पढ़ लेते हैं। फिर एक हुआ क्या, पैसाची अपभ्रंश। मैंने बताया अपभ्रंश के 7 रूप हुए, है ना। अपभ्रंश के क्या हुए? 7 रूप हुए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये 7वां। तो दूसरा जो हुआ वो पैसाची अपभ्रंश हुआ। ये पंजाब के आसपास का क्षेत्र था। तो इससे किसका जन्म हुआ? 1400 ईस्वी के पश्चात लहंदा और पंजाबी भाषाओं का क्या हुआ? उदय हुआ। फिर ब्राह्मण अपभ्रंश था, ये कहाँ था? तो हरियाणा से ऊपर का क्षेत्र, कश्मीर का पश्चिम भाग और हरियाणा के क्षेत्र में, सिंध प्रदेश में, तो यहाँ की भाषा क्या है? सिंधी। तो आधुनिक काल में सिंधी भाषा का उदय हुआ ब्राह्मण अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली, है ना। ये कुमायूनी, गढ़वाली सब पहाड़ी भाषाएं हैं। तो हिमालय पर्वत और उसके आसपास के छोटे मोटे पर्वतीय भागों में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो है पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, है ना। तो ये किस अपभ्रंश से इनका उदय हुआ? खस अपभ्रंश से। अब महाराष्ट्र के क्षेत्र में को महाराष्ट्रीय अपभ्रंश कहते थे। इस अपभ्रंश से मराठी भाषा का क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं मराठी भाषा का क्या हुआ? उदय हुआ। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, ये कहाँ का क्षेत्र है? ये है मध्य प्रदेश का दक्षिण भाग, छत्तीसगढ़, है ना, और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग। ये अर्धमागधी का क्षेत्र कहलाता है। ये मागधी और सौरसेनी के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जिस हिंदी का या आधुनिक भाषा का उदय हुआ उसे हम पूर्वी हिंदी कहते हैं। और इस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सा है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी जिसमें रामचरितमानस है, बघेली रीवा के आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक। फिर अगला है मागधी अपभ्रंश। मगध मतलब पटना, बिहार का क्षेत्र। तो यहाँ से बिहारी भाषा का जन्म हुआ। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही ये आते हैं। इसके अलावा बंगाली, उड़िया, असमिया का उद्भव हुआ मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। तो अपभ्रंश जो 500 से 1000 ईस्वी तक रहा, उससे 1000 ईस्वी के बाद इन भाषाओं का उदय होना प्रारंभ हुआ और आज ये सारी भाषाएं जीवित है और इनका प्रयोग भी किया जाता है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है? आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत क्या है? प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा है ना। और पाली, प्राकृत और अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। और ये सारे क्या हैं? आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा हैं, ठीक। तो ये सब अलग अलग अपभ्रंश से हुआ है। अब पूछा जाता है कि खड़ी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। या खड़ी बोली किसका हिस्सा है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है कि राजस्थानी में क्या क्या आते हैं या गुजराती में क्या क्या आते हैं। केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं?
और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। छत्तीसगढ़ चूंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ ही, इसलिए पूर्वी हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोनों याद रखना आप, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इनमें से जो हिंदी है, वर्तमान हिंदी जिसको हम मानक हिंदी कहते हैं, जिसका राजकाज में प्रयोग होता है, जिसका पत्राचार में प्रयोग होता है, जिसमें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जिसका हम अध्ययन करते हैं, जो पुस्तकों की भाषा है, वो हिंदी, उस हिंदी के विकास में वैसे तो इन सभी बोलियों का क्या है, इन सभी बोलियों और भाषाओं का योग है, योगदान है, लेकिन मूलतः उसके जो अधिकांश शब्द हैं वो कहाँ से आए हैं, खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली से। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हिंदी का मुख्य रूप से विकास किससे हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन में रहे तो, या खड़ी बोली से। यदि ऑप्शन में पश्चिमी हिंदी है तो पश्चिमी हिंदी, यदि ऑप्शन में खड़ी बोली है तो खड़ी बोली या कौरवी से, है ना।